हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो हम लोग का लूसेंट का जो सीरीज चल रहा है उसमें से फिजिक्स कंप्लीट हो चुका है। बायोलॉजी के भी बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट हो चुके हैं। तो हम लोग आज नेक्स्ट उस सीरीज का नेक्स्ट पार्ट को पढ़ेंगे इस वीडियो में। उससे पहले एक अच्छा सा मैं कोट्स बोलती हूँ और उससे आप लोग के अंदर जुनून आ जाएगा पढ़ने का और ज्यादा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। चट्टानों से टकराकर नदी रास्ता बनाती है, चट्टानों से टकराकर नदी रास्ता बनाती है, धूप में जलकर माटी सोना कहलाती है, धूप में जलकर माटी सोना कहलाती है। अरे तुम्हारे सपनों का ताज भी चमकेगा, बस किताबों की महक को दिल से लगाना है। तो इसी मोटिवेशनल कोट्स के साथ हम लोग शुरुआत करते हैं इस वीडियो को। और आज पढ़ेंगे हम लोग अंतःस्रावी ग्रंथियों को, एंडोक्राइन ग्लैंड को पढ़ेंगे और लूसेंट को बहुत ही इजीएस्ट वे में समझने का कोशिश करेंगे। जो या इसमें की टॉपिक समझ नहीं आएगी उसको इस तरीके से पिक्टोरियल माध्यम से समझने का कोशिश करेंगे। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। उम्मीद है आप अपना सभी लोग एंडोक्राइन स्वस्थ सिस्टम होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को जारी रख रहे होंगे। तो हम लोग का लूसेंट के सीरीज में फिजिक्स ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, बायोलॉजी का भी बहुत सारे सेक्शन कंप्लीट हो गए हैं, कुछ बस बचे हुए हैं, जिनमें से आज इस वीडियो में ये टॉपिक है अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्लाइन सिस्टम। अंतःस्रावी तंत्र इंडोक्लाइन सिस्टम में पढ़ना है और इसको हम लोग मैप के माध्यम से समझेंगे, जैसे कि बाकी वीडियो में समझते आ रहे हैं। क्योंकि अभी क्या हो रहा है कि लूसेंट बहुत सारे बुक का, एनसीईआरटी के सारे डिटेल पैटर्न का, कीवर्ड का कलेक्शन करके इस बुक में देता है। तो इसको समझना बिगिनर के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए बिगिनर या सभी के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, इसलिए इसको इस तरीका से फोटो के माध्यम से समझेंगे। जैसे ये फोटो है पुरुष जनन तंत्र, इसमें बहुत सारी ग्रंथियां हैं और ये सारे ग्रंथियां हार्मोन स्रावित करती हैं, तो इसको फोटो के माध्यम से हम लोग समझते चलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और पढ़ते हैं कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है और समझने का प्रयास करते हैं। इंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र और बहिःस्रावी ग्रंथियां होती हैं इसके अंदर, और क्या होती हैं, अंतःस्रावी ग्रंथियां होती हैं। अर्थात कि कुछ हार्मोन्स जो होते हैं वो बाहरी स्रावित होते हैं और कुछ होते हैं जो अंदर की तरफ स्रावित होते हैं। तो बहिःस्रावी ग्रंथियां कौन से हैं, और देखिए ये ग्लैंड्स क्या होता है, ग्रंथियां क्या होती है। तो ग्रंथियां वो होती है ना जहां से हार्मोन्स निकलते हैं, जिस पार्ट से हमारे बॉडी के, जिस पार्ट से, जिस अंग से, जिस भाग से हार्मोन्स निकलते हैं, एंजाइम्स निकलते हैं, उसको ग्रंथियां बोला जाता है। ठीक, तो बहिःस्रावी ग्रंथियां एक्सोक्राइन ग्लैंड्स, अर्थात कि यह नलिका युक्त होती है। इससे क्या होता है, एंजाइम का स्राव होता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे दुग्ध हो गया, क्योंकि दूध जो होती है महिलाओं को ये बाहर की तरफ निकलती है, इसलिए बहिःस्रावी ग्रंथियां हैं, क्योंकि ये है तो शरीर के अंदर ही, परंतु ये बाहर प्रोवाइड करता है, बाहर प्रदान करता है। स्वेद ग्रंथियां जो पसीने निकलते हैं, लार निकलता है, आंसू निकलता है, श्लेष्म निकलता है, ये जितने सारे भी चीजें निकलते हैं ये सारे के सारे बाहर की तरफ निकलते हैं, इसलिए इसको बहिःस्रावी ग्रंथियां कहा गया है। और यह नलिका युक्त होती है, क्योंकि बाहर निकालने के लिए इसको एक नलिका की आवश्यकता होती है, इसलिए इसमें डक्ट होते हैं, नलिका होते हैं, जिसके माध्यम से ये एंजाइम्स बाहर की तरफ निकलते हैं। ठीक, बी पॉइंट है अंतःस्रावी ग्रंथियां, एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अंतःस्रावी ग्रंथियां या फिर क्राइन जो ग्लैंड है ये नलिका विहीन होती है, क्योंकि वो अंदर ही स्रावित होती है। तो जो चीजें अंदर स्रावित होंगी उसके लिए नलिका की कोई आवश्यकता नहीं होगी। इससे हार्मोन का स्राव होता है। और देखिए जो बाहर की तरफ निकल रहे थे वो एंजाइम थे, इस चीज में कंफ्यूज हो सकता है। ये जो बाहर की तरफ निकल रहे थे ना, कहाँ गया, तो ये एंजाइम था, और ये जो अंदर की तरफ निकलेगा ये क्या है, हार्मोन है। ठीक, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं, ये कलर, ठीक, ये रहेगा। ठीक,
यह हार्मोन जो होती है वो रक्त प्लाज्मा के द्वारा शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है। और जो हार्मोन निकलेगी अंतःस्रावी ग्रंथियों से, तो वो जो ब्लड में प्लाज्मा पाई जाती है उस प्लाज्मा के माध्यम से शरीर के विभिन्न भागों में पहुंचाया जाता है, जिससे कि बाकी क्रियाएं अपना सुचारू रूप से चल सकें। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पर देखते हैं तो पीयूष ग्रंथि है, ठीक। तो पीयूष ग्रंथि है, अंतःस्रावी है। ऑटो ग्रंथि है, थायराइड ग्लैंड जिसको बोलते हैं, यहाँ पे जो गर्दन के गले में होती है जो, उसको थायराइड, पुरुष लोगों को पूरा बाहर से दिखता है वही होती है थायराइड ग्लैंड। तो ऑटो ग्रंथि थायराइड ग्लैंड होती है। उसके जस्ट अपोजिट, जो थायराइड ग्लैंड के जस्ट अपोजिट होती है पैराथायराइड या फिर पैराऑटो ग्रंथि होती है। इतनी बात तो क्लियर हो गई। अब है कि मुख्य अंतःस्रावी ग्रंथि एवं उनसे उत्पन्न हार्मोन के क्या कार्य हैं एवं इसके क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे शरीर पे। अब हार्मोन निकल रहा है तो कुछ कार्य करने के लिए निकल रहा है, तो क्या कार्य करेगा। तो पीयूष पहला है इसमें से पीयूष ग्रंथि। तो पीयूष ग्रंथि जो है, जिसको पिट्यूटरी ग्लैंड है इंग्लिश में नाम, तो इसका क्या कार्य है, ये कौन कौन से हार्मोन स्रावित करता है। तो यह कपाल, जो कपाल होती है, सिर होता है हम लोग का, उसके स्फेनाइड हड्डी में होती है। सिर के स्फेनाइड हड्डी में होती है और एक गड्ढा में होती है, ठीक। स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढा होता है वहां पर छोटा सा, उसी गड्ढे में स्थित होती है। इसको सेल टर्सिका या फिर सेल टर्सिका ही कहा जाता है, ठीक। पिट्यूटरी ग्लैंड को सेल टर्सिका कहा जाता है। इस फोटो में देखते हैं कि जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो हमारा मस्तिष्क में स्थित होती है, स्फेनाइड हड्डी में एक गड्ढा में। तो वो कहाँ पे होती है, तो यहाँ पे देखिए ये पिट्यूटरी ग्लैंड है और ये कहाँ पे स्थित है, ये इस बीच वाला भाग में स्थित है, यहाँ पे जहाँ पे हमारा मस्तिष्क का मध्य मस्तिष्क होता है, वहीं पे एक गड्ढा में यह हड्डी में स्थित है, ठीक। अब इसके अंदर देखिए, इसके अंदर बहुत सारे भाग हैं जहाँ से बहुत सारे हार्मोन्स स्रावित होते हैं। जैसे कि TSH हार्मोन स्रावित होता है, GH होता है, ADH, FSH, ACTH, ऑक्सीटोसिन और क्या कर इसका होता है, बहुत सारे, इतने सारे हैं। मेमोरी ग्लैंड, ये वाला भाग जो है मेमोरी ग्लैंड है इसका। तो इसमें बहुत सारे हार्मोन्स यहाँ से स्रावित होते रहते हैं। और यहाँ पे ये थायराइड भी है, TSH जो थायराइड के लिए हार्मोन होती है वो भी स्रावित होती है, ठीक। और ये देखिए यहाँ पे दिया हुआ है डिटेल में कि कौन सा हार्मोन किस भाग के लिए स्रावित होता है। तो ये पिट्यूटरी ग्लैंड हो गया, तो इसमें से हार्मोन जो TSH स्रावित होगा वो थायराइड के लिए होगा। GH जो होगा वो हड्डी के लिए होगा, बोन के लिए होगा। फिर GH जो है वो किसके लिए होगा, स्केलेटन मसल्स जो होते हैं उसके लिए। ADH जो है, तो ADH हार्मोन स्रावित होता है किडनी के लिए। FSH या LH जो होती है वो टेस्टिस के लिए स्रावित होगा। ACTH एड्रिनल ग्लैंड। ऑक्सीटोसिन जो होती है वो महिला के लिए स्रावित होती है, ऑक्सीटोसिन। ये यहाँ पे भी ऑक्सीटोसिन स्रावित होता है जो मेमोरी ग्लैंड के लिए होता है। और यहाँ पे ये जो मस्तिष्क है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, उसके भाग दिए हुए हैं। जैसे कि यहाँ पे देखिए हाइपोथैलेमिक न्यूरॉन्स है, हाइपोथैलेमस है, तो उसको थोड़ा सा ना जूम आउट करके दिया है कि कहाँ पे है। यहाँ ये वाला है ना, कहाँ, हाइपोथैलेमस, ठीक। तो हाइपोथैलेमस के जस्ट नीचे स्थित होती है। हाइपोथैलेमस वाला ये जो है ना, ये क्लीन वाला भाग, ये हाइपोथैलेमस होता है, तो उसके नीचे जस्ट होती है गड्ढा में। तो ये हाइपोथैलेमस हो गया। और फिर हो जाएगा पोस्टेरियर पिट्यूटरी लोब, ये वाला पोस्टेरियर है। और ये है इसके अंदर वाला जो ये जिगजैग दे रहा है, इसको बोला गया है कैपिलरीज। अब इस मैप को देख लिए, हम लोग पढ़ते हैं थ्योरी। यह मस्तिष्क का, इसका भार जो होती है ना पिट्यूटरी ग्लैंड का, कितना होती है, मस्तिष्क का तो 1400 ग्राम होती है, परंतु इसका भार होता है 0.6 ग्राम। पिट्यूटरी ग्लैंड का वजन जो है 0.6 ग्राम होती है। और इसे मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है, क्योंकि ये बहुत सारे भागों को, ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है। पीयूष ग्रंथि से निकलने वाले हार्मोन एवं उनके कार्य।
तो पीयूष ग्रंथि से निकलने वाला हार्मोन है, सबसे पहला हार्मोन यहाँ पे दिया हुआ है जो है वो है एसटीएच। एसटीएच हार्मोन का फुल फॉर्म क्या है? इसका नाम अगर फुल फॉर्म याद रहेगा ना तो पता रहेगा कि यह किस ग्लैंड को, मतलब किस ऑर्गन को कंट्रोल करता है, किस बॉडी पार्ट के लिए ये हार्मोन है। तो एसटीएच जिसका फुल फॉर्म होता है सोमैटोट्रोपिक हार्मोन। सोमैटोट्रोपिक हार्मोन जो होती है इसके फुल फॉर्म, यह शरीर की वृद्धि, विशेषतया हड्डियों की वृद्धि का नियंत्रण करती है। यह हड्डियों की वृद्धि को नियंत्रण करता है एसटीएच। इसके अलावा एसटीएच की अधिकता से शरीर में भीम कायत्व या फिर गीगाटिज्म, शरीर में एसटीएच की अधिकता से भीम कायत्व या फिर गीगाटिज्म या एक्रोमिगली विकार उत्पन्न हो जाते हैं। अर्थात कि बहुत ज्यादा शरीर होता है ना, मोटा हो जाता है, भीम क्या होता है, भीम जैसा हेल्दी हो जाता है इसकी अगर अधिक हो गया इस हार्मोन तो, या फिर कम हो जाएगा तो एक्रोमिगली हो जाएगा, सिकुड़ जाएगा, जिसमें मनुष्य की लंबाई जो होती है वो सामान्य से बहुत अधिक बढ़ जाती है। अर्थात कि मनुष्य बहुत ज्यादा लंबा हो जाता है, क्योंकि ये बोन को कंट्रोल करता है और बोन कंट्रोल नहीं होगा तो बोन बढ़ते जाएगा, ठीक। और एसटीएच का जब कमी हो जाता है तो उससे क्या हो जाएगी, मनुष्य में बौनापन या फिर ड्वार्फिज्म में आ जाती है। ज्यादा हो जाएगा तो उसके बोन बढ़ते जाएंगे, कंट्रोल नहीं होंगे, और कमी होगा तो फिर क्या हो जाएगा, व्यक्ति छोटा हो जाता है। नेक्स्ट है बी टीएसएच हार्मोन, ठीक। पहला था ए वाला एसटीएच हार्मोन था, और दूसरा है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से स्रावित होता है वो है टीएसएच। और टीएसएच का फुल फॉर्म है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो थायराइड टी से ही पता चल रहा है, थायराइड है तो ये थायराइड के लिए कार्य करेगा। तो यह जो होता है वो थायराइड ग्रंथि को हार्मोन स्रावित करने के लिए प्रेरित करता है। तो टीएसएच थायराइड को कहेगा कि आप मतलब आदेश देगा, इंफॉर्मेशन देगा कि हार्मोन स्रावित करो। सी है एसीटीएच, तीसरा नंबर का जो हार्मोन है वो है एसीटीएच, और इसका फुल फॉर्म है एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन। एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एड्रीनोकार्टिकोट्रोपिक हार्मोन, ठीक। तो एड्रीनो से ही पता लग रहा है कि एड्रिनल के लिए है, तो एड्रिनल जो कार्टेक्स होती है उसके स्राव को यह नियंत्रित करता है। एड्रिनल जो कि वहां पे होती है, कहाँ, ब्रेक पे होती है, किडनी पे होती है, तो किडनी को नियंत्रित करने का कार्य एसीटीएच करता है। 4 हार्मोन है जीटीएच हार्मोन। तो जीटीएच जी से जहां आता है ना तो ये समझ जाना चाहिए गोनाडोट्रोपिक जो है वो जनन से संबंधित होता है। तो गोनाडोट्रोपिक जो है हार्मोन जीटीएच वो जनन अंगों के नियंत्रण का कार्य करता है। और जीटीएच 2 प्रकार का होता है, एक होता है एफएसएच और सेकेंड होता है एलएच, अर्थात कि वो दूध वाला होता है। तो पहले हम लोग एफएसएच पढ़ते हैं। तो जो एफएसएच है इसका फुल फॉर्म है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, अर्थात कि यह जो हार्मोन है फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, यह वृषण की शुक्र जनन नलिकाओं में शुक्राणु जनन में सहायता करता है। तो जो पुरुष होते हैं उसमें यह क्या करता है कि शुक्र जनन नलिका में शुक्राणु बनाने में यह हेल्प करता है, एफएसएच हार्मोन, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और इसके अलावा यह अंडाशय जो होती है, महिला में जो होती है अंडाशय, उसमें फॉलिकल की वृद्धि में मदद करता है। तो अंडाशय में भी वृद्धि करने में मदद करता है और यह शुक्राणु जनन में भी यह मदद करता है, एफएसएच हार्मोन, अर्थात पुरुष और स्त्री दोनों में करता है। सेकेंड है जो कि जनन हार्मोन का ही सेकेंड वाला पार्ट है एलएच हार्मोन। और एलएच हार्मोन जिसका फुल फॉर्म दिया हुआ है इंग्लिश में ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। एलएच हार्मोन अर्थात के ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, ठीक। तो यह ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन क्या करेगा, तो यह अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है। और इसके अलावा ये क्या करता है कि एलएच हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है वो अंतराल कोशिका उत्तेजक हार्मोन है। यह नर में इसके अभाव से अंतराली कोशिकाओं में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन एवं मादा में एस्ट्रोजन हार्मोन स्रावित करता है। तो जो फीमेल होती हैं उसमें
एस्ट्रोजन हार्मोन और पुरुषों में टेस्टोस्टेरॉन हार्मोन स्रावित करने का कार्य और उसको उत्तेजित करने का कार्य कौन करता है? तो एलएच हार्मोन, जिसका फुल फॉर्म है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। अब वहीं एफएसएच हार्मोन क्या कर रहा था? फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, वो कर रहा था उनकी जनन ग्रंथियों को बनने में, वृद्धि करने में, और यह उनको उत्तेजित करने वाला हार्मोन स्रावित करने में कार्य करता है। अगला है पांचवा, जो है पांचवा या छठा होगा ना, पांचवा एलटीएच हार्मोन। एलटी से लैक्टोजेनक, तो लैक्टोजेनक तो वैसे भी दूध में पाया जाता है, इसलिए इसे समझ जाना है कि यह दूध के लिए है। तो एलटीएच हार्मोन लैक्टोजेनक हार्मोन है, तो इसका मुख्य कार्य है कि शिशु जो होता है उसके लिए स्तनों में दूध स्राव हो सके, महिलाओं के स्तनों में दूध स्राव हो सके, इसके लिए एलटीएच हार्मोन का उपयोगी होता है। ये पुरुषों में नहीं होता है। एडीएच हार्मोन, ठीक, तो एडीएच हार्मोन जो होती है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। एडीएच हार्मोन का फुल फॉर्म है एंटी डायूरेटिक हार्मोन। इसके कारण क्या होती है कि छोटी छोटी जो रक्त धमनियां होती हैं, धमनी वो होती है ना जिसमें कि ब्लड शुद्ध ब्लड जाता है, और जो सीरा होती है उसमें शुद्ध ब्लड, तो बहुत सारी पतली पतली हमारे शरीर में धमनियां होती हैं, शुद्ध रक्त लेके कैरी करती हैं, ताकि हमारे शरीर के बहुत सारे अंग सुचारू रूप से कार्य कर सकें। तो ये जो धमनियां होती हैं ना, वो संकीर्ण होता है, क्योंकि वो अपना जब रक्त देंगी तो वो क्या करेंगी? सिकुड़ती हैं, रक्त दाब उनका बढ़ जाता है, और यह शरीर में क्या होती है कि जल संतुलन को बनाए रखने में भी सहायता करता है। किसके माध्यम से? तो एडीएच हार्मोन से, एंटी डायूरेटिक हार्मोन के माध्यम से। डायूरेटिक से ऐसे याद करना है इसको कि जैसे कि यूरेटिक मतलब कि इन द सेंस कि हम कुछ उत्सर्जन कर रहे हैं, चाहे फिर जैसे कि मूत्र उत्सर्जन या समथिंग कुछ भी, चाहे पसीना, यूरेटिक कर रहे हैं तो कोई भी चीज बाहर निकलेगा, तो जब धमनी है उसमें ब्लड है और उसमें से बाहर निकालना है पानी होनी, तो वो सिकुड़ेगा ही ना, निकालेगा तो उसमें से, ठीक। तो ऐसे करके कुछ याद कर लेना है। नेक्स्ट है थायराइड ग्लैंड या फिर ऑटो ग्लैंड। थायराइड ग्लैंड या ऑटो ग्लैंड, यह जो ऑटो ग्लैंड है यह मनुष्य के गले में श्वास नलिया ट्रेकिया, जो श्वास हम लोग लेते हैं, जो हमारे गर्दन होती है वहां पे ट्रेकिया के दोनों ओर लैरिंग्स के नीचे स्थित होती है। इसको एक बार हम लोग देखते हैं मैप से। तो यहाँ पे देखिए मैप में दिया हुआ है, इधर है ये ऑटो, यहाँ पे है ना गर्दन के नीचे गले में, तो यही दोनों साइड है, इधर और इधर, पैराथायराइड इलस्ट्रेशन, ठीक। और फिर नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए गर्दन में इस तरह से दिखता है, जो घींघा जिसको बोलते हैं ना, पुरुष लोग ऐसे बात भी करते हैं तो ये बाहर ऐसे निकलते रहता है, थोड़ा महिलाओं में उतना पता नहीं लगती है। तो यही तो है ऑटो ग्लैंड, और यहाँ पे ये फ्रंट व्यू है और ये बैक व्यू है। यहाँ पे देखिए ये फ्रंट व्यू है और ये फिर बैक व्यू है ऑटो पर ऑटो का, ठीक। तो ये तो हो गया, इसको मैप से एक बार देख लिया। अब इसको पढ़ना थोड़ा आसान, मतलब पढ़ेंगे तो थोड़ा याद करना इजी हो जाएगा, ठीक। ऑटो जो ग्लैंड है यह मनुष्य के गले में श्वास नली ट्रैकिया के दोनों ओर लैरिंग्स में होती है, और इसे जो हार्मोन निकलता है वो थायरेक्सिन होता है एवं ट्राइयोडोथायरोनोनिन होता है। थायरोनिन, ट्राइयोडोथायरोनिन और थायरोक्सिन, दो हार्मोन जो कि ऑटो ग्लैंड से निकलता है, और इसमें क्या होती है कि आयोडीन अधिक मात्रा में होती है, और यह आयोडीन ग्लैंड मतलब आयोडीन जो होती है हमारे शरीर में उसको कंट्रोल करने के लिए होता है थायराइड, और उसी की कमी हो जाती है तो इसमें बहुत सारे शरीर में बीमारियां हो जाती हैं। थायरॉक्सिन के क्या कार्य हैं? तो थायरॉक्सिन क्या कार्य करता है कि पहला कार्य तो यह है इसका कि यह जो कोशिकीय श्वसन होती है, जो कोशिका श्वसन लेता है उसकी गति को तीव्र करता है। इसके अलावा यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषतः हड्डी, बाल इत्यादि के विकास के लिए भी अनिवार्य है। तो शरीर का हड्डी बढ़े, बाल बढ़े, और जो भी है जिन चीजों में वृद्धि हो, क्योंकि इसमें ना कैल्शियम चाहिए, हड्डी और ये सब में कैल्शियम की आवश्यकता होती है।
और कहीं ना कहीं जो थायरॉक्सिन होती है उसके परावर्तक जो होता है वो कैल्शियम से रिलेटेड होता है। इसके अलावा यह जनन अंगों के सामान्य कार्य इन्हीं की सक्रियता पे आधारित रहते हैं और पीयूष ग्रंथि के हार्मोन के साथ ये मिल करके शरीर में जल संतुलन को भी नियंत्रित करते हैं। थायरॉक्सिन की कमी से होने वाला रोग ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन बनता है कि इसकी कमी होने से क्या रोग होती है और इसके अधिक होने से भी क्या रोग होता है। तो थायरॉक्सिन की कमी होने से यहाँ पे 4 रोग दिया हुआ है, ठीक। तो इन 4 रोगों में सबसे पहला रोग है जो होती है वो क्रेटिनिज्म, जिसको हिंदी में जड़ मनावता कहा गया है। जड़ मनावता अर्थात मानव जो है वो जड़ हो जाएगा, जैसा का है वैसे ही रह जाएगा, उसकी वृद्धि, शारीरिक वृद्धि और मानसिक रुक जाएगी। इसके नाम से समझना है, क्योंकि याद करना, क्योंकि बस पढ़ नहीं लेना है, इसको याद भी करना है। तो जड़ मनावता अर्थात कि मानो जड़ हो गया, जहां है वहीं का वहीं एकदम रह गया, वो न बढ़ा न घटा, जैसा है वैसी रह गया, ठीक। ये रोग बच्चों में अक्सर होती है, क्योंकि बड़े होने पर तो ऑलरेडी वृद्धि हो चुकी रहती है, तो उसमें जड़ मनावता होने का कोई मतलब नहीं है। तो बच्चा में ही होगा ना, क्योंकि उसकी अभी शारीरिक वृद्धि होनी बाकी रहती है, तो इसलिए बच्चों का मानसिक और शारीरिक विकास और रुक जाता है। नेक्स्ट बीमारी है मिक्सिडिमा। तो मिक्सिडिमा जो बीमारी है इसमें यह होता है, जो बीमारी इसमें यौनावस्था में होता है, और इस रोग में क्या होती है कि उपापचय भली भांति नहीं हो पाता है। उपापचय इन द सेंस कि जो खाना हम लोग भोजन लेते हैं और वो पचता है भोजन, और उसका एनर्जी फिर शरीर अपना ऑब्जर्व करता है, तो वही चीजें ढंग से नहीं हो पाती है। इसके अलावा हृदय का स्पंदन अर्थात कि हृदय सुचारू रूप से काम नहीं कर पाता है, ब्लड प्रेशर भी कम हो जाता है, बीपी जो होती है वो भी लो हो जाती है। तो मिक्सिडिमा नाम से ही समझ रहे हैं, मिक्सिडिमा जो है नाम से इसको याद करने की कोशिश करेंगे। जैसे मिक्सिडिमा मतलब मिक्सी है, कुछ मिक्स हो रहा है, तो जो यहाँ पे कुछ मिक्स हो रहा है, तो इसमें जो उपापचय है अर्थात कि जो भोजन ले रहे हैं, तो वो जब तक मिक्स नहीं होगा, अच्छे से वो पचेगा नहीं, घुलेगा नहीं, तो फिर बाकी शरीर के फंक्शन अच्छे से कैसे कार्य कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर, हृदय स्पंदन, सबको ये कहीं ना कहीं प्रभावित करता है। तो इसीलिए मिक्सिडिमा जो होती है ना बीमारी, जो कि थायरॉक्सिन की कमी से होती है, इस बीमारी में उपापचय ढंग से नहीं हो पाता है। वहीं जड़ मनावता में मानो जड़ हो जाते हैं, वो वृद्धि नहीं कर पाता है। इसके अलावा जो थर्ड है इसकी बीमारी हाइपोथायराइडिज्म। हाइपो का मतलब ही होता है अत्यधिक, ठीक। हाइपो इन दिस किसी से ज्यादा, मतलब किसी एक्सपेक्टेड चीज से ज्यादा होना। तो हाइपोथायराइडिज्म का क्या, इससे क्या बीमारी होगा कि लंबे समय तक अगर हार्मोन की कमी हो रही है अर्थात कि थायरॉक्सिन की कमी हो रही है, तो इसके कारण क्या होती है कि सामान्यतः जो जनन कार्य है वो संभव नहीं हो पाता है। कभी कभी इस रोग के कारण मनुष्य गूंगा एवं बहरा हो जाता है। तो हाइपोथायराइडिज्म अर्थात कि जो थायराइड है वो बहुत ज्यादा हो जा रही है, हाइपो हो जा रही है। तो ये हाइपो कब होगी, जबकि थायरॉक्सिन की कमी होगी, ठीक, क्योंकि वो कंट्रोल नहीं कर पाएगा। तो नहीं कर पाएगा तो थायराइड प्रमाण का बढ़ते जाएगा, इतना बढ़ जाएगा कि जनन कार्य भी नहीं हो पाएगा, और इसके अलावा गूंगा भी हो जाएगा और बहरा भी हो जाएगा, तीनों काम होगा, ठीक। घेंघा है जो कि इसका सबसे फेमस है, ये हर कोई जानता है, ग्वाइटर जिसको, तो ये भी कमी से ही होता है, और यह भोजन में आयोडीन की कमी से होता है। भोजन में अगर आयोडीन नहीं लिया जा रहा है सही मात्रा में, तो उसकी कमी से यह रोग उत्पन्न हो जाता है। और इस रोग में थायराइड ग्रंथि के आकार में क्या होती है, बहुत ज्यादा वृद्धि भी हो जाती है, क्योंकि आयोडीन नहीं रहेगा, उसको जो पोषण चाहिए थायरॉक्सिन को, मान लीजिए इतना बड़ा है, ठीक, और उसको पोषण चाहिए, इसको नहीं मिल रहा है, तो ये क्या होगा, बढ़ते जाएगा, ठीक, इसकी वृद्धि भी हो जाती है। अब कमी से हो गया, 4 रोग हो गए, एक बार इसको ओवरव्यू करते हैं। तो थायरॉक्सिन की कमी से 4 रोग कौन है, पहला है जड़ मनावता, जिसमें बच्चे जड़ हो गए, मिक्सिडिमा, उपापचय नहीं हो पाया, खाना नहीं पच पाया, हाइपोथायराइडिज्म, थायराइड क्या हुआ, इतना अधिक बढ़ गया कि उसे जनन और गूंगा बहरा सब हो जाएगा, कार्य नहीं हो पाएगा। घेंघा जो है आयोडीन की कमी से होता है। आगे हम लोग अब पढ़ते हैं थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाला रोग। थायरॉक्सिन के अधिक से होने वाला रोग जिसमें से पहला है टॉक्सिक ग्वाइटर। तो टॉक्सिक ग्वाइटर रोग होगा, और सेकेंड है एक्सोप्थैल्मिया। तो कमी से 4 रोग हो रहे थे, और वहीं अधिकता से 2 रोग हो रहे हैं, और ये है टॉक्सिक ग्वाइटर और क्या है एक्सोप्थैल्मिया। एक्सो मतलब अत्यधिक,
और यह थैलमिया अर्थात कि आंख जो होती है ना एक्सिस फोड़ करके बाहर निकल जाती है, मतलब आंख ऐसे बाहर की तरफ एकदम उल्टा उल्टा दिखेगा। तो एक्सिथैलिया में क्या हो जाता है कि थायरॉक्सिन जब ज्यादा हो जाती है शरीर में तो आंखें हमारी फूल करके बाहर आ जाती हैं, एक्सेस हो जाती हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं। वही टॉक्सिक ग्वाइटर जो होती है इसमें हृदय गति क्या होती है, तीव्र हो जाती है, बढ़ जाती है हृदय गति और रक्तचाप भी बढ़ जाता है, जबकि श्वसन दर भी जो होती है वो तीव्र हो जाती है। जबकि कमी वाला में कमी हो रहा था और अधिक वाला में थायरॉक्सिन की अधिकता में ये सारी के सारी अत्यधिक हो रही हैं टॉक्सिक ग्वाइटर रोग में। ठीक, अब थायराइड ग्लैंड हो गया, अब है पैराथायराइड ग्लैंड या फिर पैराऑर्टू ग्लैंड। तो पैराथायराइड जो ग्लैंड होती है, पैराऑर्टू जो ग्लैंड होती है, यह जो ग्लैंड है गला में ऑर्टू ग्रंथि या फिर थायराइड ग्लैंड के ठीक पीछे स्थित होता है। यह जो ग्लैंड है वो थायराइड ग्लैंड या फिर और जो अभी मैप में हम लोग देखे थे कि थायराइड के वो जस्ट पीछे हो रही थी और इससे दो हार्मोन स्रावित होता है, एक तो पैराथायराइड और दूसरा कैल्सीटोनिन। तो पैराऑर्टू ग्लैंड से दो हार्मोन होते हैं, पहला पैराथायराइड और दूसरा होता है कैल्सीटोनिन। पैराथायराइड अर्थात यह हार्मोन तब स्रावित होता है जब रुधिर में कैल्शियम की कमी होती है, अर्थात ये कैल्शियम को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है शरीर में, कौन, तो पैराऑर्टू। तो पैराथायराइड में कैल्शियम की कमी से हो जाएगा और कैल्सीटोनिन में क्या होता है कि कैल्शियम की अधिकता से होगा। ठीक, तो कैल्शियम की कमी से पैराथायराइड और कैल्शियम की अधिकता से कैल्सीटोनिन होता है। और कैल्शियम की मात्रा जब अधिक होती है तब यह हार्मोन निकलता है कैल्सीटोनिन, अर्थात कि पैराऑर्टू ग्रंथि से निकलने वाला जो हार्मोन है वो रुधिर में कैल्शियम की मात्रा को नियंत्रित करता है। ठीक, ये कैल्शियम के लिए ही स्रावित होता है और यह कमी हो जाएगा तो पैराथायराइड और कैल्सीटोनिन जो होगा तो अधिक होने पर कंट्रोल करेगा। ठीक, थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्लैंड, उसके बाद आएगा एड्रिनल ग्लैंड। यह अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा थोरिकिक कैविटी में उरुस्थि स्टर्नम के पीछे जो श्वास प्रणाली है ट्रैकिया, उसके विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फाइड अंग है। इसमें दो खंड लोब्स होते हैं, इसको फिगर से समझेंगे तब समझ आएगा। इस फोटो में देखते हैं कि थाइमस ग्लैंड कहाँ पे होती है। तो देखिए यहाँ पे क्या है, ये जो है लंग्स है, दोनों साइड ये वाला पोर्शन लंग्स है, फेफड़ा है ना, ये फेफड़ा है और इस फेफड़ा में जो बीच में होती है इन दोनों को जोड़ने वाले, इसी को स्टर्नम बोला जाता है, उरुस्थि। ये जो दोनों पसलियां होती हैं हमारे 12 उसके बीच वाले स्टर्नम होते हैं, यहाँ पे जो कि स्टर्नम दिया हुआ है, ये बीच वाला जो है वो है स्टर्नम। ठीक, और उसके नीचे वाला जो होती है ऐसे जो इसको कि यहाँ पे पेट के ऊपर होती है ना ऐसे थोड़ा टाइट सा, फिर उसके बाद पेट स्टार्ट होती है हमारा बेली, तो इसको डायफ्राम कहा जाता है। ठीक, तो ये वाले जो पोर्शन है इसको, यहाँ पर कलर चेंज करते हैं नहीं पता लग रहा, तो ये वाले जो पोर्शन है वो है डायफ्राम, अब बीच वाले ये है जो है वो है स्टर्नम। ठीक, और ये दोनों तरफ फेफड़ा है और ये जस्ट जो स्टर्नम बीच में है इसके जस्ट ऊपर यहाँ गला के पास, गला से थोड़ा सा नीचे चेस्ट में है, ये जो है ना इसको अलग से कलर करते हैं। देखिए यहाँ पे ये वाला भाग जो रहा स्टर्नम है, स्टर्नम के जस्ट ऊपर, तो ये है थाइमस ग्लैंड। ठीक, ये जो ग्रीन वाला पोर्शन है ये है हमारा थाइमस ग्लैंड है। इसको और अच्छे से देखते हैं, इसमें समझ में आएगा थोड़ा डिटेल से। तो यहाँ पे देखिए ये रहा हमारा थाइमस ग्लैंड। ठीक, तो यहाँ पे है क्या है, ये थायराइड है, ये वाला गला में है जो है ये थायराइड है, ये थायराइड है, अभी हम लोग देखे थे गला में गर्दन में थी। और ये जो थे ये फेफड़ा से ये जो नलिकाएं जा रही हैं ये तो वो है हृदय की तरफ जो कि रक्त वाहिनियां हैं। ठीक, और ये दोनों तरफ का ये वाला सेक्शन जो है ये तो सबको पता है, ये है हमारा फेफड़ा है, लंग्स है। और इसके बीचों बीच में जो इन दोनों को जोड़ती है ना उसको स्टर्नम हड्डी, ये वाली स्टर्नम हड्डी कहती है। ये जो ऊपर वाली भाग है यही है
यहाँ पे इसको कलर कर देते हैं पिंक। तो ये जो पिंक कलर है यही है स्टर्नम के जस्ट ऊपर और फेफड़ा के बीचों मतलब थोड़ा सा ऊपर, ये है थाइमस ग्लैंड। आई होप कि अब पता चल गया होगा कि थाइमस ग्लैंड क्या है। देखिए इस तरह से है। अब इसको हटाते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे इसको तो शायद अच्छे से समझ में आए। थाइमस ग्रंथि या थाइमस ग्लैंड जो है यह जो अंतःस्रावी ग्रंथि वक्षीय गुहा थौर की कैविटी में उरस्थि स्टर्नम इन द सेंस की वही बोल रहा है जो जैसे कि यहाँ पे दोनों साइड लंग्स हो गया, इधर से लंग्स हो गया, ये बीच वाले स्टर्नम, इसके ऊपर वाला ये वाली सेक्शन हो गई आपके, ये हरा वाला सेक्शन हो गया थाइमस। ठीक, तो उसके पीछे प्रणाली ट्रैकिया के विभाजन के स्तर पर स्थित एक लिम्फाइड अंग है। इसमें 2 खंड होते हैं, इसमें 2 लोब्स होते हैं। खंड इसका जो 2 गो है क्योंकि दोनों साइड ऐसे है ना, ऐसे रहता है, एक इधर ऐसे, इस तरीके से। तो जो दोनों खंड है, दोनों लोब से हैं, वो संयोजी उत्तक की एक परत से आपस में जुड़े होते हैं। इसमें बाहर की ओर जो होती है वो कॉर्टेक्स होता है, बाहर की ओर कॉर्टेक्स होती है। इसमें अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होते हैं। बाहर की ओर कॉर्टेक्स होती है और उस कॉर्टेक्स में अनगिनत संख्या में लिम्फोसाइट्स मौजूद होती है तथा अंदर की ओर मेडुला होता है और मेडुला में जो है लिम्फोसाइट्स की संख्या कुछ कम रहती है एवं कोशिकाओं के गुच्छे जिसे थाइमिक या फिर हैसेल्स कोशिकाएं कहते हैं ये भी रहते हैं। तो बाहर कॉर्टेक्स होती है और अंदर की तरफ क्या होती है, मेडुला होती है और बाहर में ज्यादा लिम्फोसाइट्स होते हैं, वहीं अंदर में कम होते हैं। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग अलग आकार की होती है। ये जो ग्रंथि है जैसे जैसे एज होता है वैसे वैसे यह घटते जाती है। यह ग्रंथि उम्र के अनुसार अलग होती है। ठीक है, जब तक बच्चे की उम्र 2 वर्ष की नहीं हो जाती है तब तक यह बढ़ती है। ठीक, बच्चा का एज जब तक 2 वर्ष नहीं होता है वो बढ़ती रहती है और इसके बाद यह धीरे धीरे सिकुड़ती है और बड़े होने पर बहुत ही ज्यादा सिकुड़ के छोटा हो जाती है। इसलिए यह वयस्क होने पर सिर्फ तंतु में अवशेष की अवस्था में पाई जाती है। लेकिन मतलब जो बच्चा में है 2 साल तक बढ़ता है क्योंकि उसका विकास होता है, उसके बाद घटती है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है। थाइमस ग्रंथि से थाइमोसिन नामक पेप्टाइड हार्मोन का स्राव होता है जो मुख्य रूप से टी कोशिकाओं का निर्माण करती है। अर्थात कि ये जो थाइमस है इसमें टी कोशिका का निर्माण भी किया जाता है। इसके अलावा यह कोशिकाएं शरीर की रोग प्रतिरोधी क्षमता बनाए रखने में खास भूमिका भी अदा करती हैं। तो जो टी कोशिकाएं होती हैं, टी कोशिकाएं ही तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को बनाए रखती हैं। यानी कि थाइमस ग्रंथि जो है वो प्रतिरक्षा तंत्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इस ग्रंथि से स्रावित होने वाले जो स्राव हैं उसका प्रभाव जनन इंद्रियों के विकास एवं यौन के आरंभ पर पड़ता है। हड्डियों के विकास होने तक यह उनके विकास पर नियंत्रण रखती है। तो जब तक हमारे शरीर का हड्डी का विकास होते रहता है अर्थात कि जब तक मनुष्य का वृद्धि होते रहता है तब तक ये उसको कंट्रोल करने का भी कार्य करता है। इतना ही नहीं, ये जो जनन इंद्रिय हो, जनन जो ग्रंथियां हैं तो जो जैसे होती है ना कि एज बढ़ने के साथ 12-14 साल पे यौन आरंभ स्टार्ट हो जाता है, उनके लक्षण देखने लगते हैं, तो उसको भी ये इफेक्ट करता है। ठीक, तो ये हार्मोन हो गया थाइमस ग्रंथि से निकलने वाला जो भी था। अभी है अधिवृक्क ग्रंथि या फिर एड्रिनल ग्लैंड। तो एड्रिनल ग्लैंड से नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस वीडियो में हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप कनेक्टेड।